स्वागत है आप सभी का नवल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम भारतीय राजनीति के अध्ययन के रूप में आधुनिक उपागम के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था उपागम को समझेंगे। भारतीय राजनीति के अध्ययन के रूप में आधुनिक उपागम के 6 प्रमुख प्रकार हैं: समाज शास्त्रीय उपागम, राजनीतिक व्यवस्था उपागम, राजनीतिक विकास उपागम, व्यवहारवादी, गांधीवादी और मार्क्सवादी उपागम। इन सब में काफी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक उपागम राजनीतिक व्यवस्था उपागम है। तो चलिए समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था उपागम को। राजनीतिक व्यवस्था उपागम बीए के साथ साथ एमए के सिलेबस में भी शामिल है। तो इसको सभी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेगुलर वाले हों, प्रोग्राम वाले हों, यहाँ तक कि इग्नू, सभी बच्चों के लिए राजनीतिक व्यवस्था उपागम को समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम राजनीतिक व्यवस्था को समझें। राजनीतिक व्यवस्था समाज में कानूनी व्यवस्था रखने और समाज में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था है। अगर समाज में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है तो राजनीतिक व्यवस्था को हमें जरूरत महसूस होगी। अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो तब भी राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत हमें होगी। राजनीतिक व्यवस्था समाज में कानूनी व्यवस्था रखने और समाज में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था है। जब हम समाज की बात करते हैं तो हमें अरस्तु की यह बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रहना पड़ता है और एक दूसरे के काम में सहयोग देना पड़ता है। सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रहना पड़ता है और एक दूसरे के काम में सहयोग देना पड़ता है। तो इस सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है कि मनुष्य दूसरों के साथ व्यवहार के नियमों का पालन करे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करे, उनका पालन करे। नियम लागू करने के लिए निश्चित व्यवस्था की जरूरत होती है। जिन नियमों का पालन करने की हम बात कर रहे हैं, वो नियम लागू करने के लिए एक निश्चित व्यवस्था की जरूरत होती है। यह निश्चित व्यवस्था ही राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था जो नियम निर्धारित करती है वह समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए बाध्यकारी है। इस चीज को आप समझिए, बाध्यकारी है। राजनीतिक व्यवस्था जो नियम निर्धारित करती है वह समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए बाध्यकारी है। यही बाध्यकारी शक्ति ही राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न बनाती है। बाध्यकारी है, कंपल्सन है, ये करना ही पड़ेगा। जो नीतियां राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित की गई हैं, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन नियमों को पालन करने के लिए मजबूर है, बाध्यकारी है। यही बाध्यकारी शक्ति जो किसके पास है? राजनीतिक व्यवस्था के पास है। इस बाध्यकारी शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न नजर आती है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा दी है: किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण आवंटन होते हैं। ये अधिकारपूर्ण आवंटन की जो बात हो रही है, बाध्यकारी की जो बात हो रही है, ये नीति निर्धारण से, नीति निर्धारण जो किया जा रहा है राजनीतिक व्यवस्था के तहत, उन नीतियों को लागू करने की बाध्यकारी शक्ति राजनीतिक व्यवस्था के पास है। राजनीतिक व्यवस्था इस तरह की नीतियों को लागू करेगी जो समाज के भले के लिए हो। और
और इसी राजनीतिक व्यवस्था के तहत समाज में पारस्परिक क्रियाएं होंगी। अभी आगे हम इन्हीं पारस्परिक क्रियाओं को समझेंगे। राजनीतिक व्यवस्था सत्ता और शक्ति के बल पर अपनी नीतियां लागू कर सकती है। हम ये जान चुके हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के पास बाध्यकारी शक्ति होती है। ये बाध्यकारी शक्ति ही राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न बनाती है और इसी के बल पर राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियां लागू कर सकती है। राजनीतिक दल हो, मजदूर यूनियन हो या अन्य प्रकार की संस्थाएं निर्णय तो ले सकती है। निर्णय लेने का काम संस्थाएं करती हैं, वो नीतियां भी बनाती हैं, परंतु बल प्रयोग के द्वारा अपने आदेशों को मनवाने का अधिकार उनके पास नहीं। बाध्यकारी शक्ति नहीं है। सत्ता और शक्ति के बल पर अपनी नीतियां लागू नहीं कर सकती। राजनीतिक व्यवस्था सत्ता और शक्ति के बल पर अपनी नीतियां लागू कर सकती है। जी आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कहा कि ये वैध व्यवस्था है। वैध व्यवस्था का नाम दिया उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को। मतलब वैध व्यवस्था का मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था न्याय संगत अधिकारों से युक्त है। जब हम ये कह रहे हैं कि बाध्यकारी शक्ति, जब हम बात कर रहे हैं कि सत्ता और शक्ति के बल पर राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों को लागू कर सकती है, तो ये अधिकार न्याय संगत अधिकार है। राजनीतिक व्यवस्था को ये जो अधिकार सौंपे गए हैं ये न्याय संगत है, ये वैध व्यवस्था है। ये लीगल नहीं है कि सत्ता और शक्ति के बल पर अपनी नीतियां लागू कर सकती है। और इस वैध व्यवस्था के द्वारा ही रूपांतरण का कार्य होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य होता है। रूपांतरण के तहत निवेशों को निर्गतों का रूप प्रदान किया जाता है। निवेशों को निर्गतों का रूप प्रदान किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम इस निवेश और निर्गत मॉडल को समझेंगे। दरअसल मैंने अभी बोला था कि पारस्परिक क्रियाओं को समझेंगे, तो निवेश और निर्गत का ये जो मॉडल यहां पर प्रस्तुत किया गया डेविड ईस्टन द्वारा, यह उस पारस्परिक क्रिया को दर्शाता है। डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण, डेविड ईस्टन के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निवेश और निर्गत पाए जाते हैं। निवेश का मतलब मांग और समर्थन से है। मांगें कई प्रकार की हो सकती है। सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर, शिक्षण सुविधाओं को लेकर, या सरकारी नौकरियों की मांग भी हो सकती है। विचार और भाषण के अभिव्यक्ति की मांग भी हो सकती है। मजदूरी की भी मांग भी हो सकती है। मनोरंजन सुविधाओं के विस्तार की मांग भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक मांगे भी होंगी, जैसे मताधिकार की मांग, राजनीतिक दल बनाने की मांग, संघ बनाने की मांग, सरकारी संस्थाओं या किसी अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखने का अधिकार। ये मांग लोगों द्वारा की जाएगी। मांग किसके द्वारा की जाएगी? लोगों द्वारा। तो लोग
भिन्न भिन्न प्रकार की मांगे करते हैं। इसके अलावा लोगों द्वारा समर्थन भी दिया जाता है, लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन भी दिया जाता है। लोग राजनीतिक व्यवस्था से केवल मांगे ही नहीं करते, किसी भी देश की जनता केवल मांगे ही नहीं रखती, वह राजनीतिक व्यवस्था को अपना समर्थन भी प्रदान करती है। समर्थन कैसे प्रदान करती है? जब जनता टैक्स को पे करती है, करों की अदायगी करती है, कानूनों का पालन करती है, नियमों का पालन करती है, या शासन के अधिकारियों के प्रति अपना श्रद्धा भाव दिखाती है, प्रदर्शित करती है, तो तब हम कहते हैं कि देश की जनता राजनीतिक व्यवस्था को अपना समर्थन प्रदान करती है। तो इस मांग और समर्थन को हम निवेश कहते हैं। डेविड स्टन के निवेश निर्गत मॉडल में निर्गत शब्द भी महत्वपूर्ण है। जब देश की जनता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को मांगे प्रस्तुत की जाती हैं, तो इन मांगों के फलस्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। शासन के अधिकारी उन मांगों को पूरा करने के लिए उनके पास जो साधन होते हैं उनका पूरा उपयोग करते हैं। और याद रखिए, साधन हमेशा सीमित होते हैं, तो अपने सीमित साधनों का उनके द्वारा, शासन के अधिकारियों द्वारा पूरा उपयोग किया जाता है। किस लिए? मांगों को पूरा करने के लिए। अब उन मांगों में हेरफेर भी किया जा सकता है, कम भी किए जा सकते हैं मांग, ऐसी कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार जनता की मांगें सरकार की नीतियों का रूप ले लेती है, सरकार के निर्णयों का रूप ले लेती है। इन नीतियों और निर्णयों को ही ईस्टर्न ने निर्गत कहा है। तो निर्गत का मतलब नीतियों और निर्णयों से है, जो कि सरकार द्वारा लिए जाते हैं, शासन के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जनता की मांगें निवेश है, जबकि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णय निर्गत हैं। जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसके तहत हम संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को भी शामिल करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है ये तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। निर्णय लेने का काम इनका है और इनके द्वारा लिए गए निर्णय या इनके द्वारा बनाई गई नीतियां निर्गत कहलाती हैं। इन निर्णयों की वजह से लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, शासन के अधिकारियों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उनसे लोगों को तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लोगों को प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। तो इस तरीके से लोग राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। तो निर्गत ही वह तरीका है, निर्गत ही वह साधन है, आउटपुट वह साधन है जिसके द्वारा लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा बनी रहती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था, यदि सरकार, यदि संसद, यदि कार्यपालिका या न्यायपालिका जनता की मांगों को पूरा नहीं करेंगी, तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की निष्ठा
संदिग्ध बनी रहेगी। पुनः निवेश, जब निर्गत राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश पा जाते हैं, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां जब राजनीतिक व्यवस्था में एंट्री कर लेती हैं, प्रवेश पा लेती हैं, तो पुनः निवेश का रूप ग्रहण कर लेती हैं। फिर से एक नई तरह की मांग पैदा हो सकती है। ईस्टर्न ने इसे फीडबैक कहा है। फीडबैक के दो पहलू हैं, नकारात्मक और लक्ष्य परिवर्तन। तो पुनः निवेश का मतलब किससे है? फीडबैक से है। ईस्टर्न ने पुनः निवेश को फीडबैक कहा है। और फीडबैक के कितने पहलू हैं? दो, नकारात्मक और लक्ष्य परिवर्तन। नकारात्मक शब्द किसके लिए? क्या चीज नकारात्मक हुई है? लोगों की प्रतिक्रिया। सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो निर्णय लिए गए हैं, उनके प्रति यदि लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक हुई तो अधिकारियों को अपनी त्रुटियां सुधारने का मौका मिलता है। जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का मौका मिलता है। और साथ ही फीडबैक के आधार पर शासक गण अपने लक्ष्यों में निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। यदि लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक हुई तो सरकार को अपने लक्ष्य परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब इस फीडबैक हालांकि अंतर्विरोध से ग्रसित है। हो सकता है ये फीडबैक सभी लोगों से नहीं मिले, ये एक अलग मुद्दा है। फीडबैक के फलस्वरूप भी कुछ नई मांगें खड़ी होती हैं। तो इस तरीके से निवेश और निर्गत का यह जो क्रम है, ये सदैव चलता रहता है। निवेश बदल गया निर्गत में, और फिर वही निर्गत बदल गई पुनः निवेश में, और फिर पुनः निवेश किसका रूप ले लेते हैं? निर्गत का। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इस राजनीतिक व्यवस्था के तहत कुछ तनाव भी है, कुछ दबाव भी है। यदि देश की जनता द्वारा बहुत सारी मांगें प्रकट की जाएं, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अब उस दबाव को न्यूनतम रखने के कई तरीके हैं, 5 प्रमुख तरीके हैं। एक तरीका है कि जिस दल की सरकार है उसके सदस्य और उसके समर्थक सामने आकर सरकार का जोर शोर से समर्थन करने लगते हैं। हमने कई बार देखा है कि जिस दल की सरकार होती है, किसी मुद्दे को लेकर सरकार के निर्णय से पहले वो उस बात पर अपने विचार प्रकट करती है। आपने हाल फिलहाल में इस तरह की कई सारी घटनाएं देखी होंगी कि सरकार ने निर्णय लेने से पहले आपने देखा होगा उस सरकार के दल के जो सदस्य हैं वो अपनी राय जाहिर कर लेते हैं, वो सरकार का समर्थन करने लगते हैं। इसके अलावा संचार साधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिससे कि विरोधियों में फूट पड़ जाए, उनमें मतभेद उभर कर सामने आ जाए, तो फिर उनके द्वारा जो मांगे खड़ी की जा रही हैं उनमें एकता नहीं रहेगी, वो मांगे और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मांगे पे उठाई जा रही हैं, खड़ी की जा रही हैं, उनमें से कुछ मांगों को मान ली जाए और कुछ पर नियंत्रण कर लिया जाता है। तो जो जिनकी मांगे में हो, यदि 10 मांगे खड़ी की जा रही हैं तो उनमें से यदि 2 मांगे पूरी हो गई, तो जो 2 मांगे जिन लोगों द्वारा की जा रही थी, हो सकता है कि वो लोग शांत हो जाएं। ऐसा कई बार किया जाता है, हुआ भी है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था के समर्थकों को
डायरेक्ट प्रोत्साहन भी दिया जाता है, उनको और ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि विचारधारा को प्रभावित करने के लिए सांस्कृतिक संगठनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो तनाव पैदा होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था जिन तनावों को झेलती है, राजनीतिक व्यवस्था पर जो दबाव बढ़ जाता है, उसे कम करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। और संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि मांगों का नीतियों में रूपांतरण, हमने देखा था कि जी आमंड ने रूपांतरण शब्द का इस्तेमाल किया है। रूपांतरण में हमने समझा था कि निवेशों का निर्गतों में बदलना रूपांतरण है। तो ये जो मांग है, ये मांग ही तो निवेश है, और ये जो नीति है, ये नीति ही क्या है, निर्गत है। तो निवेश का निर्गत में बदलना रूपांतरण है। तो ये इसलिए होता है ताकि जो राज्य सत्ता है उसके प्रति जन समर्थन बढ़े, जनता देश की सरकार के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करे, निष्ठा बनाए रखे। इसके लिए जरूरी है कि जो मांगे उठाई जा रही हैं उनका नीतियों में रूपांतरण हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।